है, मंगल एग्रेशन है, अग्रेसिव है, हर काम को फटाफट से करना चाहता है, कुछ पेंडिंग नहीं रखना चाहता। तो मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जितने होते हैं वो आप मांगलिक ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वो स्पोर्ट्स क्या है, मंगल है। तो मंगल में जो बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रहेंगे, तो मोस्टली वो मांगलिक ही होते हैं। तो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, मांगलिक योग है, ये दोष नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, हनुमान जी नहीं रहेंगे, वो भगवान नहीं रहेंगे, वो आपके बड़े भाई हो जाएंगे। अब वो बड़े भाई से आप जब कुछ चीज मांगोगे ना, तो हक से मांगोगे। अब मैं अपने भाई से जो चीज मांगूंगी पूरे हक से मांगूंगी, और मेरे को देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि बहन अगर चाहेगी तो भाई को कुछ भी लाके देना ही पड़ेगा। इस फीलिंग के साथ, इस अटैचमेंट के साथ जब आप भगवान की पूजा करते हो, तो ना तो आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना आपको डेली मंदिर जाने की जरूरत है। शनि जो है आपका प्रोफेशन है ना, तो हम कुंडली में देखेंगे इसका शनि किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, और किस घर में बैठा हुआ है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का शनि मंगल के साथ सपोर्ट करता है, या शनि केतु इकट्ठे बैठे हैं, तो वो पर्सन इंजीनियर बनेगा ही बनेगा, वो टेक्नोलॉजी या साइंस में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ग्रह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका क्या प्रोफेशन होगा, उसकी किसके साथ शादी होगी, उसके कितने बच्चे होंगे, ये भी बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। उसके कितने अफेयर होंगे, ये भी बता सकते हो। बिल्कुल जी ये भी बता सकते हैं, पर बताना नहीं चाहिए। कल व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो अभी क्या है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल सोल स्टोरीज विद प्रियंका, अनकही अनसुनी कहानियां। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जो बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हैं। उनका नाम है मिस्टर योगेश शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू मिस्टर योगेश शर्मा कमिंग टू माय शो, एंड आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बाय प्रोफेशन जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं जी, तो लोग आपको पंडित बोलते हैं या शास्त्री बोलते हैं? ये तो डिपेंड करता है जी, जो भी आ रहा है। अब किसी भी नाम से बोला जाए, मैंने उनका हॉरोस्कोप ही चेक करना है, और उनको रेमेडीज देनी है, उनके सारे प्लैनेट्स को चेक करके कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप नॉर्मली लोग सर कह देते हैं या पंडित जी कह देते हैं। पंडित जी बड़ा एक लोगों का फेवरेट है, या गुरु जी कह देते हैं, है ना, डिपेंड करता है। और शास्त्री जी कौन होते हैं? हाँ, शास्त्री वो होते हैं जिन्होंने इसकी पढ़ाई की होती है कर्म कांड की। अब कर्म कांड में क्या आ जाता है, जैसे आप हवन करवाना है आपको, आप मंगल की पूजा करवानी है, दोष की किसी की पूजा करवानी है, गंडमूल की पूजा करवानी है ना, तो उसके लिए जो भी आपके पास आएंगे पंडित जी, वो होंगे शास्त्री जी, जिनको पास मंत्रों की शिक्षा दी गई होगी, दीक्षा दी गई होगी, वो हैं शास्त्री। ज्योतिष कुछ अलग आ जाता है। इसमें क्या है कि जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की होगी वो एस्ट्रोलॉजर होंगे। अब जैसे मैंने है, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की हुई है ना, तो मेरे को आप एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं कि हाँ जी, ग्रहों की पढ़ाई की हुई है, नक्षत्रों की पढ़ाई की हुई है, तो आप उस तरह से है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप बोलते हो कि नक्षत्र ग्रह के बारे में, नक्षत्र ग्रह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। अगर बुरे हैं तो बुरी चलती है, बुरी चलती है। जैसे मंगल दोष बहुत ज़्यादा फेमस है लाइक ज्योतिष विद्या में। हाँ जी, हाँ जी। मंगल दोष एक्चुअली होता क्या है? हाँ जी, देखिए मंगल दोष क्या है कि बेसिकली मंगल दोष में, इसको हम दोष बोलते हैं, लेकिन ये मंगल दोष नहीं है, इसको योग बोला जाता है। कि मांगलिक योग है आपके चार्ट में, अच्छा योग है ये। मांगलिक जो बच्चे होते हैं उनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, तो इस वजह से कहा जाता है कि इस बच्चे के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई है। इसको किसी कंपैटिबल पर्सन के साथ ही अगर आप शादी करवाओगे तो ही कैन ओनली बैलेंस आउट, है ना। तो अगर जिसका मंगल बहुत हाई है, एक ऐसा पर्सन आ जाएगा जिसका मंगल इतना अच्छा नहीं है, तो उनकी आपस में अच्छी निभेगी नहीं, क्योंकि ये अग्रेसिव है, मंगल एग्रेशन है, अग्रेसिव है, हर काम को फटाफट से करना चाहता है, कुछ पेंडिंग नहीं रखना चाहता। तो मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जितने होते हैं वो आप मांगलिक ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वो स्पोर्ट्स क्या है, मंगल है। तो मंगल में जो बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रहेंगे, तो मोस्टली वो मांगलिक ही होते हैं। तो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, मांगलिक योग है, ये दोष नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, क्योंकि जब हम किसी बात करते हैं, कोई अपना कहते होते हैं कुंडली या हॉरोस्कोप मिलाने जाते हैं, बोलते हैं ओ लड़की मांगलिक है, लड़के को मांगलिक दोष है, और इसके उपाय करवाते हैं ताकि उनके आपस में बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों करते हैं ये उपाय? देखिए, एक चीज तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मांगलिक दोष जो है ना, पहले इसको बहुत ज्यादा वो प्रभाव माना जाता था कि मांगलिक दोष है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ज्योतिषी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो मंगल दोष जो है उसका परिहार हो रहा है, यानी वो कट भी रहा है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उसको काट देते हैं, तो सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए। बहुत कम कुंडलियां ऐसी बच जाती हैं जिसमें मंगल दोष नहीं कटता। मोस्टली कुंडलियों में मंगल दोष कट जाता है।
है ना। जब आप बोलते कट जाते हैं, कोई एज लिमिट होती है उसकी? नहीं, एज लिमिट नहीं, ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उस मंगल के साथ बैठ के या उस जैसे फीमेल के चार्ट में मंगल ऐसा स्ट्रांग है, अब मेल के चार्ट में उसी घर में शनि बैठा हुआ है, तो शनि जो है मंगल के बराबर का प्लैनेट है, वो उसको काट देगा, तो उसकी एनर्जी को बैलेंस आउट कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत कुछ ऐसा होता है कि मांगलिक दोष आपके चार्ट में है, लेकिन फिर भी आप नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हो। तो इसलिए मंगल दोष को इतनी इंपॉर्टेंस आजकल नहीं दी जाती। हाँ, एक चीज़ है, 28 ईयर्स के बाद इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप 28 ईयर्स से अबव हो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले के केसेस में क्या होता था कि अब देखो मंगल किसी का खराब है और वो पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन है, तो भी उसका मंगल यूटिलाइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो अगर आपने अपने प्लैनेट्स को यूटिलाइज कर रखा है तो मंगल को आपने ऑलरेडी बहुत हद तक यूज़ करके रखा हुआ है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। पहले टाइम पे फीमेल्स जब हाउसवाइफ हुआ करती थी तो वो काम नहीं करती थी, तो उनके मंगल का इफेक्ट उनके हस्बैंड पे ऐसा मानते थे कि होता है। लेकिन जो अब आजकल फीमेल्स हैं वो सब काम कर रही हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, तो वो अपने मंगल को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके रखती हैं, तो वहां पे भी मंगल का दोष जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ओके, एक्चुअली आप कह रहे थे जो मंगल है वो दैट रिप्रेजेंट वर्क, कर्म, काम। तो अगर आपने उसको कर्म में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर लिया है तो उसका इफेक्ट वैसे कम हो जाता है। जैसे लोग आजकल काल सर्प के बारे में बहुत बात करते हैं, काल सर्प एक्चुअली ये कोई सांप के बारे में, क्या इसकी थ्योरी? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ काल सर्प दोष क्या होता है। देखिए, राहु और केतु दो प्लैनेट्स हैं, है ना। बेसिकली हम इनको प्लैनेट्स मानते नहीं है, टोटल प्लैनेट 7 ही है सिर्फ। 7 ही है। ये राहु और केतु छाया ग्रह बोला जाता है इनको। आपकी कुंडली में राहु केतु हमेशा एक दूसरे से साथ में रहेंगे। अगर राहु पहले घर में है तो केतु हमेशा 7वें घर में होगा, अगर वो 10वें घर में है तो केतु हमेशा 4थे घर में रहेगा, तो सामने आमने रहेंगे, 180 डिग्री के एंगल पे ही रहेंगे हमेशा। अब इस 180 डिग्री के एंगल के एक साइड सारे प्लैनेट्स जब आपके आ जाते हैं, इसको बोलते हैं काल सर्प दोष, कि आपके सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ गए। तो राहु सांप का मुंह कहा जाता है और केतु उसकी पूंछ है, तो सांप के मुंह से लेके पूंछ तक सारे प्लैनेट उसके पेट में चले गए, इसको बोलते हैं काल सर्प दोष। अब इसमें होता क्या है, काल सर्प दोष बुरा नहीं है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प दोष था। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को नॉर्मल बंदे से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन ही विल शाइन आउट लाइक एनीथिंग, बहुत सक्सेसफुल होगा। तो काल सर्प दोष वाले जो बच्चे हैं जब सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत अल्ट्रा सक्सेसफुल होते हैं, है ना। इसका कहा जाता है कि कुछ पूजा करवा लो या इसके कुछ उपाय करवा लो, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ विद्याएं हैं, जैसे अब लाल किताब है, तो वो लाल किताब काल सर्प दोष को मानती ही नहीं है। अब ज्योतिष ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी वो दे रहे हैं कि एक कह रहा है, हमारा प्राचीन ज्योतिष कहता है कि काल सर्प दोष है, अब लाल किताब कहती है काल सर्प दोष है ही नहीं, है ना। अब के एन राव जी हुए हैं, हमारे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सुप्रीम कोर्ट में प्रूव किया कि ये एस्ट्रोलॉजी इज अ वैलिड थिंग, और उनको 10 चार्ट दिए गए थे, तो उन्होंने प्रूव किया था। तो वो भी यही कहते हैं कि काल सर्प दोष नहीं है, है ना। तो काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में किसी पंडित जी ने आपको बताया है तो मोस्टली वो नहीं होगा, लेकिन इनकेस अगर प्रबल काल सर्प दोष है भी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करिए, आउटशाइन करिए उसको, और आप डेफिनेटली लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। कभी-कभी कहते हैं काल सर्प योग नुकसान पहुंचाता है, तो दैट्स व्हाट। नुकसान उसको पहुंचाता है जो आलसी है और बैठा रहेगा, काम ही नहीं करेगा, तो उसको तो काल सर्प दोष क्या है, हर दोष ही नुकसान पहुंचाएगा। जैसे शनि की 7.5 के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। मुझे लग ही रहा था कि आप इसके बारे में जरूर पूछोगे। देखो, शनि की 7.5, काल सर्प दोष और मांगलिक दोष, ये 3 चीजें लोगों को डराने के लिए पंडितों ने बनाई हुई हैं। अब देखो 7.5 क्या है, शनि महाराज जो हैं एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, मतलब गोचर, इसको बोलते हैं गोचर ट्रांजिट, मतलब शनि अब चल रहे हैं ना, आगे आगे जाई जा रहे हैं, प्लेनेट है तो मूव करता रहेगा। तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, पूरे आकाश को हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे जो प्राचीन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने देखा कि पूरा आकाश एक गोल है और वो 360 डिग्री है, उसमें उसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया, 30 डिग्री का एक हिस्सा बना, उसको राशि का नाम दे दिया गया, है ना। एक राशि को, अब जैसे चंद्रमा है तो वो सिर्फ 2.5 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। इसी काम को करने में शनि महाराज को 2.5 साल लगते हैं। 2.5 साल, उसको बोलते हैं शनि का ढैया। एक ढैया, दूसरा ढैया 5 साल, तीसरा ढैया 7.5, तो टोटल 3 जो आ जाते हैं, इसको बोलते हैं 7.5। 2.5 के 3 आए तो 7.5 हो गया। अब ये होगा कैसे, आपका चंद्रमा जिस भी घर में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा है, उससे एक राशि पहले अगर शनि महाराज आ जाएंगे तो आपकी ढैया शुरू हो जाएगा। फिर ढैये का पहला चरण आएगा, दूसरा चरण, अब चंद्रमा के ऊपर ही आ गए शनि महाराज, तो वो सेकंड चरण, तीसरा चरण आएगा जब उससे एक राशि आगे चले जाएंगे, वो उसके बाद जब निकलेंगे आगे तो ढैया खत्म, आपकी 7.5 खत्म। तो ये 7.5 साल जो हैं, 2.5 के 3 पार्ट्स में आता है। तो
तो जैसे बहुत सारे पंडित बोलते हैं कि जो अगर आपके पास आपके अगर कुंडली में शनि के 7.5 है, इसके बहुत सारे उपाय करो। बहुत सारे लोग उसके लिए पैसे भी देते हैं। वो बोलते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और जैसे 2025 में हम हैं, ये सभी बोल रहे हैं ये मंगल का साल है, शनि का साल है। मंदिर में जाओ, अगर आपके पास 7.5 है, आप हनुमान जी की पूजा करो, क्योंकि ये आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। ये भी सच्चाई है। मैं आपको बताता हूँ, देखो शनि की 7.5 किसी के प्लेनेट या किसी के चार्ट में नहीं होती। अब 7.5 क्या है, ये हर किसी की लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ में भी आएगी, मेरी लाइफ में भी आएगी, हर किसी की लाइफ में 7.5 जरूर आएगी। क्योंकि शनि महाराज जब भी घूमते घूमते आपकी राशि के ऊपर से निकलेंगे तो आपको 7.5 आएगी। उस 7.5 में अगर तो शनि आपके अच्छे हैं और आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो ये शनि आपको बहुत रिवॉर्ड्स देके जाएंगे। कुछ लोग अपने 7.5 में ही सबसे ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, और कुछ लोगों की 7.5 उनको परेशान करके जाती है। जिसका शनि खराब होगा वो 7.5 उसको परेशान करेगी। अब देखिए, शनि की 7.5 का मतलब क्या है? चंद्रमा के ऊपर से शनि का निकलना, इसको बोला जाता है विश्व योग का क्रिएशन होना। अब चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक है। शनि क्या है? गहराई है, अंधेरा है। जब शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से निकलेगा तो दैट मीन्स आपको सब तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, परेशान हो जाओगे, है ना, और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको रास्ता नहीं दिखेगा आगे। और जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा है, जिसका चंद्रमा अच्छा होगा, उसको उस टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसका शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, वो टाइम पे वो फोकस्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा और अपने काम में लग जाएगा, सब तरफ से ध्यान हटा के एक ही तरफ ध्यान लगा देगा। उस बंदे को, उस पर्सन को शनि की 7.5 बहुत बेनिफिट करके जाएगी। अब जिसमें प्रॉब्लम है, जो बंदा खुद ही कंफ्यूज है, चंद्रमा खराब है, शनि भी खराब है, उसको 7.5 में वो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर सकता है, इतना परेशान हो जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज है, इससे घबराने की इतनी जरूरत नहीं होती। इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या? देखिए, जो ट्रांजिट है ना हमारा, ये आपके ट्रांजिट से ही बनता है 7.5, और ट्रांजिट का इफेक्ट हमारी कुंडली में, हमारी प्रेडिक्शन में हम 25% लेते हैं। तो 75% हम आपके चार्ट से उठाते हैं प्रेडिक्शंस, 25% हम गोचर से उठाएंगे, जो इस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, तो उसी से आपका 7.5 बनेगा। अब 7.5 का इफेक्ट जो है आपकी कुंडली में सिर्फ 25% है, तो बाकी का 75% हमारे हाथ में है। अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो 7.5 आपको परेशान नहीं करती। अब आपने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा बोला, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छी रिसर्च इस पे ऑलरेडी करी हुई है कि हनुमान जी की पूजा करने से 7.5 में कैसे फर्क पड़ेगा। अब हनुमान जी क्या है? मंगल देव जो हैं, उनको हनुमान जी के साथ हम एसोसिएट करते हैं। जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो शनि देव जो हैं वो वैसे ही आपके शांत हो जाते हैं। उसका एक माइथोलॉजी की एक स्टोरी है जिसके साथ हम जोड़ सकते हैं। उसमें क्या हुआ था कि शनि महाराज को एक बार बंधक बना लिया गया था, तो हनुमान जी ने जाके उनको छुड़ा के वहां से लेके आए थे। और वहां से जब उनको छुड़ा के लाए तो उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं, जो आपका भक्त है, उसको कभी 7.5 परेशान नहीं करेगी। तो एक ब्लेसिंग उन्होंने दी। तो इसलिए जो भी हनुमान जी का भक्त है उसको 7.5 वैसे ही कुछ नहीं कहती। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं हनुमान चालीसा, मैं अपने बैग में हमेशा छोटे हनुमान चालीसा रखती हूँ। मैं जब भी रखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही शांति और पीस ऑफ माइंड मिलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब मैं उनको देखती भी हूँ, मुझे लगता है सी एवरीथिंग विल बी फाइन। एक जैसे होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा और पावर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि आपको हनुमान जी के साथ बड़ा अच्छा एक वो फीलिंग एसोसिएटेड है आपकी। देखो, भगवान के साथ ना मैंने एक चीज नोटिस की अपनी लाइफ में, मेरे को ये बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा है। जब भगवान के साथ आप एक रिश्ता बना लेते हो ना, अब जैसे हनुमान जी हैं, आप उनको हनुमान जी कंसिडर नहीं करो, आप उनको कंसिडर करो कि ये मेरा भाई है और ये मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे को जो चाहिए मेरे को बड़ा भाई मेरा लाके देगा। अब हनुमान जी नहीं रहेंगे, वो भगवान नहीं रहेंगे, वो आपके बड़े भाई हो जाएंगे। अब वो बड़े भाई से आप जब कुछ चीज मांगोगे ना, तो हक से मांगोगे। अब मैं अपने भाई से जो चीज मांगूंगी पूरे हक से मांगूंगी, और मेरे को देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि बहन अगर चाहेगी तो भाई को कुछ भी लाके देना ही पड़ेगा। इस फीलिंग के साथ, इस अटैचमेंट के साथ जब आप भगवान की पूजा करते हो, तो ना तो आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना आपको डेली मंदिर जाने की जरूरत है। बस आप अपने आंखें बंद करिए और भगवान को याद किया कि मैंने अपने भाई को याद किया, और तो इतना अच्छा है, वो उसी टाइम आपके साथ आए खड़े हो जाएंगे। एक हनुमान जी के साथ एक और चीज भी है। देखो, जैसे ये रामायण जब अपनी क्लोजिंग पे आई, और रामायण जब राम जी चले गए, उस टाइम पे उन्होंने हनुमान जी को ये बोला कि आप इस धरती पे तब तक रहोगे जब तक कलयुग का अंत ना हो जाए और दोबारा सृष्टि का रचना ना हो जाए। तो हनुमान जी हमारे साथ इसी प्लेन पे हैं, इसी जगह पे हैं, यहीं पे हैं। तो जब आप उनको आवाज लगाओगे, सबसे पहले वही सुनते हैं। तो इसलिए हनुमान जी के भक्त होना तो सबसे अच्छी बात है, और वो भाई हैं तो फिर तो क्या ही बात है। क्योंकि जैसे मैं छोटी थी, मेरी दादी जी शिव भोलेनाथ को बहुत मानते थे। बोला था कि तू मेरा सब कुछ है,
और जब मैं उनके साथ जाती थी मंदिर तो मैंने क्या सीखा कि एक जगह ऐसी आई जहां मैंने सोचा यू आर माई सोल फादर। बिल्कुल। सोल, मुझे दुनिया में सब कुछ है पर तू ही मेरा सोल फादर, तू ही मेरे को सुनेगा, तू ही मेरे साथ है। जब मैं उनकी पूजा करती, मैंने कभी कभी देखा वो सब चीजें हनुमान जी के साथ भी लिंक होती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ मैं जब भी उनको याद करती हूँ तो मुझे हनुमान जी भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। क्यों आते हैं? किसी रूप में भी नजर भी आते हैं। हाँ कहीं जी, मैं बोर्ड में जा रही हूँ, मुझे बिलबोर्ड में नजर आ जाते हैं। बहुत बार एक्सपीरियंस किया मैंने। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए है, देखो शिव जी का ही एक रुद्रावतार बोलते हैं हनुमान जी को। हाँ जी। तो शिव जी का ही अवतार है हनुमान जी, तो वो अलग अलग नहीं है। ओके। तो इसलिए आप दोनों में से, वो आपके पिताजी हैं और ये आपके भैया हैं। कहते हैं जब सोल कनेक्ट हो जाए किसी हाँ जी, भगवान के साथ, उसको बोल दो कि सरेंडर कर दो, तू मेरा बाप है, मुझे अभी तू ही लेके जाएगा मेरी उंगली पकड़े, वो ले भी जाता है। ले भी जाते हैं। और वहां पे अगर आपके ग्रह बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं, पंडित ने बोल दिया तुम बच भी नहीं पाओगे, तुम्हारा लाइफ का एंड है, तुम्हें क्रॉनिक डिजीज है, जैसे जिसको बोलते हैं ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कैसे जैसे। पर आपके ग्रह बहुत खराब है उस जगह पर, सबने बोला कुछ नहीं होगा, पर आप भक्ति भी करते हो। क्या ये ग्रह और नक्षत्र और भक्ति सेम टाइम पे, तीनों चीजें काम करती है उस टाइम पे आप बंदे की जिंदगी को वापस लेके आने के लिए? भक्ति जो है या पूजा पाठ करना, किसी प्लेनेट के लिए आपको कोई स्पेशल पाठ पंडित जी ने बताया वो आप करते हो, वो उस ग्रह की रेमेडी है। तो इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए आपको। पूजा पाठ जब आप नॉर्मली करते हो वो अलग चीज है, जब आप किसी प्लेनेट के लिए रेमेडी कर रहे हो, राहु का राहु चालीसा, शनि चालीसा, मंगल का हनुमान जी का पाठ करते हैं, पर्टिकुलर मंगल उसके लिए है ना, तो ये चीजें अलग हो जाती हैं। अब इससे क्या होगा, आपके उस प्लेनेट की रेमेडी हो रही है। तो इसको आप पूजा पाठ के साथ नहीं लगा सकते। पूजा पाठ अलग चीज हो जाती है ना। अब जो मैंने आपको एक चीज बताई है कि सोल के साथ कनेक्ट कर लो या उनके साथ एक रिलेशन बना लो, वो तो एंटायरली डिफरेंट है। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके ही हो गए अब, है ना। लेकिन पूजा पाठ करने से कई बार नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी है। अब सपोज किसी पर्सन के चार्ट में राहु जो है वो, जैसे आप हैं, आप ऑनलाइन का काम कर रहे हो ना, आप वाईफाई देख रहे हो, बार बार उसको यूज कर रहे हो, इंटरनेट को यूज कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, ये सारे काम राहु से रिलेटेड हैं। आपका राहु बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में हो। अब अगर हम यहाँ पे राहु का उपाय कर लेंगे तो राहु शांत हो जाएगा। अब जब राहु शांत हो जाएगा तो वो आपको ऑनलाइन में हेल्प करना बंद कर देगा। ठीक है। तो पाठ भी अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्लेनेट का करना है तो बड़े ध्यान से करना है। कई बार उस प्लेनेट को उठाना पड़ता है, पाठ करने से वो नीचे आ जाता है। अच्छा, ऐसे भी होता है। हाँ, क्योंकि मुझे जैसे मैं रिसर्च करी थी लाल किताब के बारे में। जी जी जी। तो लाल किताब में लिखा हुआ था कि हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके ग्रह इतने बुरे होते हैं, जब पूजा पाठ करते हो वो आपको जैसे बैकफायर करते हैं, आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वही बात को बता रहे हो। मैं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिथ है। अब लाल किताब की आपने बात की तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब लोगों को सुनना चाहते हैं लाल किताब के बारे में। और बहुत लोगों के अंदर मिथ है कि लाल किताब लोगों को पाठ करने के लिए मना करती है, मंदिर जाने के लिए मना करती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी सुना है। देखो, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है, सिर्फ तभी रोका जाता है। अब है क्या, देखिए, 7वां घर जो होता है ना आपके हॉरोस्कोप का, 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ का घर है। वहां पे अगर बृहस्पति यानी जुपिटर बैठे होंगे तो देखो, पूजा पाठ करने से मैंने आपको बोला ना, ग्रहों की पावर कम होती है या बढ़ती भी है। अब बृहस्पति जो है अगर वो 7th हाउस में बैठा हुआ है तो वो शुक्र का घर है, वीनस का घर है। अब वीनस क्या कहता है, शादी कराओ, है ना, आप बच्चे अपने आपके हो रहे हैं, उनको बड़ा करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वो सारी चीजें। लेकिन वो पर्सन क्या कहता है कि मैंने तो पाठ ही करना है। अब लाल किताब क्या कहती है कि 7th हाउस में अगर किसी का जुपिटर है तो वो पिछले जन्म का साधु है, जो सारी उम्र साधु यानी अपना पूजा पाठ करता रहा। एंड में जाते टाइम उसने बोला कि भगवान से नाराज हो गया कि भैया देखो, भगवान आपने मेरे को सारी उम्र में तपस्या करता रहा, दर्शन तो मेरे को दिए नहीं। तो भगवान कहते कोई नहीं, अगले जन्म में तू एंजॉय कर, गृहस्थी का एंजॉय कर, सब कुछ कर, लेकिन एक चीज का कर्ज अपने साथ लेके जाएगा, बृहस्पति तेरे 7th हाउस में रहेगा। अब उसके 7th हाउस में जुपिटर आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ इतने हजारों कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ इस एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को बोला कि भैया अब भक्ति नहीं करनी, और पिछले जन्म में बहुत कर ली, अब गृहस्थी को टाइम दो। और अगर वो बंदा इस टाइम पे भी भक्ति करता रहेगा तो वो बहुत ज्यादा इस तरह से भक्ति करेगा कि बस वो सब कुछ छोड़ देगा। तो उसको बोला जाता है कि भैया आप थोड़ा पाठ पूजा कम करो, घर की तरफ ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये जन्म आपको इस चीज के लिए हुआ है। और वैसे भी 7th हाउस का जुपिटर अगर आप उसको और पूजा पाठ करके स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे वो शुक्र को खराब कर देगा, वीनस को खराब कर देगा। वीनस अब वाइफ की हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे अवॉइड किया जाता है कि आप पाठ पूजा
थोड़ा कम करो, लेकिन उसमें सिर्फ यही बोला गया है कि घर के अंदर पूजा पाठ ना करो। अगर आपको पूजा पाठ करने का मन है तो आप मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके पूजा पाठ करो, वहां की कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, शायद इंटरनेट पे या आप यूट्यूब पे कभी किसी ने इस चीज को करेक्ट नहीं किया कि पूजा पाठ करना मना किया गया है सिर्फ अपने घर के अंदर जहां वीनस है, शुक्र है। बाहर जाके, मंदिर में जाके चाहे सारा दिन बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करनी, ज्योत नहीं जलानी। उसको सिर्फ यहाँ पे मना किया गया, और वो भी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक और चीज के लिए मना किया गया है कि आपने अपने पहने हुए कपड़े भी डोनेट नहीं करने। अब वो देखो, वो भी है। अब लोग कहेंगे कपड़े डोनेट क्यों नहीं करने? जुपिटर वहां पे शुक्र की राशि में बैठ के उसका शत्रु है, उसको खराब कर रहा है। अब मेरे जो कपड़े हैं ये वीनस हैं, अगर मैं इनको डोनेट कर दूं, ऊपर से मैं उसको, जो मेरा फ्रेंडली प्लैनेट है शुक्र, उसको भी कमजोर कर रहा हूं। तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। पूजा पाठ कम करो, बाहर जाके यानी मंदिर में जाके करो। कपड़े डोनेट नहीं करने। उसका तरीका क्या है कि 10-15 रुपए 20 रुपए उससे ले लो और कपड़े उसको दे दो, किसी को भी जो जरूरतमंद है। तो ये है। अब लोगों ने इसको बहुत ज्यादा डरा दिया या बहुत ज्यादा घुमा दिया कि देखो जी, लाल किताब तो कहती है कि पूजा पाठ ही नहीं करना, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप 7th हाउस में बृहस्पति के बारे में बात कर रहे हो जी, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च ये बोलता है कि 7th हाउस वैराग्य का घर है। 7th हाउस आपकी गृहस्थी का घर, हाँ, गृहस्थी घर है, पर बृहस्पति आके बैठ गया। हाँ, अब बृहस्पति वैराग्य देता है, डिटैचमेंट देता है। हाँ, बिल्कुल। अब आप समझ गए ना इस चीज को। अब आपको पता लग जाएगा कि क्यों बोला गया था, मना कर क्यों किया गया। क्योंकि अब देखो, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने ये तक जज कर लिया कि भैया यहाँ पे बृहस्पति बैठ गया, अब ये बंदा अगर पूजा पाठ घर में करेगा, अपने जुपिटर को और स्ट्रांग करेगा या पुखराज पहन लेगा, तो ये तो घर छोड़ के भाग जाएगा। तो इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? तो हम उस एक बंदे को छोड़ के उसके परिवार के बारे में सोच रहे हैं कि ये इनका पालना पोषण करे और इनकी अपब्रिंगिंग करे। उसको छोड़े, पूजा पाठ कम करे, मंदिर जाके करे जो करना है उसको। तो घर में जोत वगैरह नहीं जगाएं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। पर घर में और बंदे भी रहते हैं, जैसे वो जो मर्जी कर सकते हैं, तो वो कर सकती, वो ही नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वही नहीं कर सकती। क्योंकि ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। सबने ये बोला कि लाल किताब हमेशा बोलती है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मैं जब भी पॉडकास्ट देखता था बहुत सारे, तो मुझे होता था कि ये एक बहुत गलत बात है, जिसको बार बार वो लाल किताब को बदनाम किया जा रहा है इस चीज के लिए। और जब आप लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, अकॉर्डिंग जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए साइंस। बिल्कुल। इज इट साइंस एक्चुअली? एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस। तो हाउ इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? जी, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक है भृगुनंदी नाड़ी, ठीक है, ये है। इसमें क्या होता है, प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशंस के साथ हम ये देखते हैं कि ये पर्सन लाइफ में क्या करेगा। अब जैसे किसी पर्सन को अगर इंजीनियर बनना है, तो उस पर्सन के, अब शनि जो है आपके प्रोफेशन का कारक है, शनि जो है आपका प्रोफेशन है ना, तो हम कुंडली में देखेंगे इसका शनि किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है और किस घर में बैठा हुआ है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का शनि मंगल के साथ सपोर्ट करता है या शनि केतु इकट्ठे बैठे हैं, तो वो पर्सन इंजीनियर बनेगा ही बनेगा, वो टेक्नोलॉजी या साइंस में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ग्रह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका क्या प्रोफेशन होगा, उसकी किसके साथ शादी होगी, उसके कितने बच्चे होंगे, ये भी बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। उसके कितने अफेयर होंगे ये भी बता सकते हो आप। बिल्कुल जी ये भी बता सकते हैं, पर बताना नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि पता लग जाता है ना, जैसे कभी आप किसी को अपना हॉरोस्कोप कुंडली दिखाओगे, बोलते हैं कि ये चीज हो सकती है, तो आपको लगता है जो प्रेडिक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल, उसमें कितनी % सच्चाई होती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो 100% साइंस है। अब जो पर्सन एस्ट्रोलॉजर है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी महारत हासिल है इसके अंदर। अगर वो 100% है तो 100% रिजल्ट आएगा। अगर वो खुद ही 50% है तो एस्ट्रोलॉजी बेचारी क्या करेगी ना। एस्ट्रोलॉजी इज प्योर साइंस। मतलब ही नहीं है कि अगर शनि मंगल साथ हैं, शनि केतु साथ है, तो बंदा जो है वो या तो वो कुछ नहीं करेगा लाइफ में, या फिर सिर्फ इंजीनियर बनेगा, है ना। अब शनि केतु क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शनि केतु, फिर ये अपना सर्जन आ जाते हैं इसके अंदर शनि केतु। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको शनि केतु वाले मिलेंगे। अगर नहीं तो बंदा लाइफ में कुछ नहीं करता, शनि केतु वाला कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। नहीं, जब हम वैसे नॉर्मली बात करते, कभी बोलते कि इसका राहु केतु शनि इकट्ठे हैं, अभी इसकी लाइफ में कुछ नहीं है, जैसे बुजुर्ग बोल देते ना ये ऐसी बातें। हाँ जी, हाँ जी। राहु केतु शनि किसी के भी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री पे ही रहेंगे। 180 डिग्री राहु शनि के साथ हो सकता है, राहु केतु के साथ हो सकता है। अब जब राहु शनि के साथ होगा तो आपके बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर देगा। राहु एक्सपेंशन का कारक है। तो आजकल का जो ईरा अभी जिसमें हम जी रहे हैं, ये राहु का ही ईरा है। देखिए, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, हम
इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं पे भी बात कर पाते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर पाते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है राहु की वजह से, क्योंकि राहु इंटरनेट है, राहु वाईफाई है, राहु रूटर है, ये सारी चीजें, इंटरनेट जो भी आ रहा है सब राहु है। तो आप बोल रहे कि राहु कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है। ओके। जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, उनका राहु अच्छा है तभी वो जर्नलिस्ट है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट के केस में राहु का नहीं आएगा, राहु सिर्फ ऑनलाइन है। जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, वाईफाई देख रहे हैं, जो हम इंटरनेट देख रहे हैं, सब राहु है। इसके ऊपर जो भी लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं वो सब राहु के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनका राहु अच्छा है, शनि के साथ जुड़ा हुआ है, तभी ये ऑनलाइन में आएंगे, वरना नहीं आ सकते। अब शनि राहु आपके काम को एक्सपैंड कर देगा। तो किसी का शनि राहु इकट्ठा है तो हम उसको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन कोई भी काम करो, ऑनलाइन करो तो बहुत फलेगा आपको। या फिर राहु क्या है, विदेश, या फिर आप फॉरेन सेटल हो जाओ जाके, बहुत बढ़िया रहता है राहु। जिनका भी शनि राहु इकट्ठा है, अगर वो फॉरेन चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। इंडिया में इतनी सक्सेस नहीं कर पाते, या फिर अगर इंडिया में सक्सेसफुल होना है अपने देश में तो आपको ऑनलाइन में आना पड़ेगा। और अगर जैसे किसी के कोई ग्रह खराब हुए, आप उनको रेमेडीज देते हो करने के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रेमेडी जैसे नॉर्मल होती है, जैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन चलती है लोगों के दिलों में कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और तंत्र विद्या ये एक ही सब्जेक्ट है। मुझे लगता है ये नहीं है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। देखो, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र विद्या बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तंत्र में ये आ जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ अच्छे तंत्र मैं पहले आपको बताता हूँ तंत्र का मतलब क्या होता है, यंत्र और तंत्र का मतलब क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज, जिसको कोई भी टूल जो आपके लिए काम करे, वो आपके लिए यंत्र का काम करेगा या तंत्र का काम करेगा। अब तंत्र या यंत्र ये है। अब जैसे छोटी सी चीज है, हमने एक छोटी सा डिवाइस बना लिया कुछ, है ना, वो छोटा सा डिवाइस आपके लिए काम कर रहा है तो वो आपके लिए यंत्र है, आपके लिए, आपके हाथ में टूल है। तो यंत्र तंत्र का मतलब है टूल। ओके। अब इसको बहुत खराब कर दिया गया। इसका मतलब सिर्फ एक टूल है कि अगर ये छोटा सा टूल आपके लिए काम कर रहा है, अब एक छोटा सा कुछ भी है जिसके लिए मैं कुछ मिट्टी को कुछ हटाने का काम करता हूँ या कुछ भी छोटा मोटा काम करता हूँ, वो भी टूल है, वो भी यंत्र है। इसी चीज को जब हम पाठ पूजा के साथ जोड़ देते हैं, किसी और चीजों के साथ जोड़ देते हैं। अब देखो, जैसे अब लाल किताब कहती है कि अगर आपका केतु खराब है तो कुत्ते की सेवा करने से ठीक हो जाता है। हाँ जी। अब जो कुत्ता, ये भी एक तरह का यंत्र, तंत्र ही है। अब तंत्र क्या है कि उस कुत्ते के साथ आपने अपनी लाइफ को एसोसिएट कर लिया, आपने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी, एक बंधन बन गया आप उसके साथ। अब रोज जब आप उस कुत्ते के पास जाओगे, वो पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब वो आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया उसने, उस एनर्जी ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आप उसने उसकी सेवा करनी शुरू की आपने, तो आपका केतु ठीक हो गया। अब केतु ठीक होने से क्या होगा, संतान बाधा खत्म हो जाएगी। अगर आपको बेटा नहीं हो रहा तो होना शुरू, वहां पे उसके योग क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जॉब आपको टिक नहीं रही, बार बार जॉब चेंज होती है, केतु से जॉब बार बार चेंज होती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक तरह का यंत्र तंत्र ही है। लेकिन जो आपने तीसरी चीज बोली है कि ब्लैक मैजिक, इसमें हम ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। लोग आजकल व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, अभी क्या है कि व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में क्या फ़र्क है। अब देखिए, व्हाइट मैजिक तो नॉर्मल मैजिक है, जैसे हम करते हैं या कोई भी मैजिशियन करते हैं ना, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। अब ब्लैक मैजिक के नाम से ही पता चलता है कि ये ब्लैक है। तो ब्लैक मीन्स कोई ऐसी एंटिटी जिसको ज़बरदस्ती ये काम करवाने के लिए भेजा जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। अब जैसे सपोज किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक करा जा रहा है, तो एक ऐसी आत्मा, या कोई आत्मा सही वर्ड रहेगा, भूत प्रेत सही वर्ड रहेगा, तो ऐसी कोई एंटिटी को हम पकड़ लेते हैं। कोई भी बंदा उसको अपने काबू में कर लेता है, उसको पकड़ के जो है किसी के ऊपर ज़बरदस्ती उसकी ऑरा को कम करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करने के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को कम करने के लिए, उसको बीमार करने के लिए उस एंटिटी को अगर भेजा जाता है ज़बरदस्ती, उसकी मर्जी के बिना, इसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक। अब ये ब्लैक मैजिक जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बंगाल में आपने देखा होगा कि वहाँ से आप बंगाली तांत्रिक, ये सारी चीज़ें आप सुनते रहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब जैसे देखो, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे नेगेटिव भी होगा। तो अब जहाँ पे पूजा पाठ होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होंगी, काली शक्तियाँ भी होंगी। अब ये चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है कि जब किसी ऑरा के साथ ये कनेक्ट कर जाती हैं और वो ऑरा वीक है, तो ये उसको बहुत परेशान कर देंगी। आप सोच नहीं सकते कि उस पर्सन की क्या हालत होगी जिसके ऊपर इस तरह के प्रेत को या इस तरह की आत्मा को या एंटिटी को छोड़ा गया होगा। वो बहुत परेशान कर देती है। अब ये आने का तरीका भी क्या है, किसी की एंटिटी को छोड़ा गया है किसी के ऊपर, तो उस पर्सन के घर में आपको ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसकी वजह से वो एंटिटी उस पर्सन के घर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे किसी पर्सन के अगर आप घर में ढूंढोगे बहुत अच्छे से, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो अजीब सी लगेगी। कुछ टॉय होगा जो टीयर किया होगा, उसको सिला होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा ब्लैक कपड़े में कुछ रैप करके रखा होगा, कुछ
ऐसी कुछ भी ऑड सी चीज आपको मिल सकती है उसके घर में। अगर ऐसी कोई चीज आपको उसके घर में मिलती है तो श्योर है कि ब्लैक मैजिक किया गया है। उस पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर किया गया होगा, तो वहां उसको कैसे पता चलेगा? वो पर्सन भगवान का नाम लेने से डरना शुरू कर देगा, उसकी हैबिट्स में एकदम से चेंज आ जाएगा। अब जैसे वो पर्सन नॉनवेज नहीं खा रहा था पहले, अब एकदम से उसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। वो पहले ड्रिंक नहीं करता था, अब उसने एकदम से ड्रिंक करना शुरू कर दिया। बड़ा जॉली पर्सन था, खुश रहता था, अब एकदम से परेशान रहना शुरू कर दिया, तो आप डिप्रेशन में आना शुरू हो गया। तो आप कहते हो कि जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उनका पहला सिम्टम होता है कि उनको डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और जैसे आप बोल रहे थे कि ऑरा वीक, जिनका ऑरा वीक हो, इसका क्या मतलब ऑरा वीक जी? अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझें तो चंद्रमा जो है ना हमारे मन का कारक है। हमारे मन का कॉन्फिडेंस जो है वो चंद्रमा से आता है, सूर्य और चंद्र से। तो अगर आपका चंद्रमा यानी आपके मन का कारक वीक है, अब देखिए चंद्रमा क्या है, आप हम साइंस के साथ इसको रिलेट करें तो पानी है। हाँ जी। पानी क्या है? बॉडी का 70% पानी है, ऑलरेडी 70-72% पानी है। तो वो जब पानी खराब हो जाता है यानी चंद्रमा खराब हो जाता है, और किसी का पहले ही वीक है, अब वीक किसका होगा? तो उसकी निशानी क्या है कि आपका चंद्रमा वीक है। आपको बड़ी जल्दी जुकाम, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, आपको छोटी मोटी बीमारियां पकड़ लेती हैं बहुत जल्दी, आप जल्दी परेशान हो जाते हो। तो इसका मतलब आपका चंद्रमा तो ऑलरेडी वीक है। अब ऐसे पर्सन के ऊपर अगर कोई ऐसा कुछ काम करेगा और उस पर्सन के जो चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं से राहु का एफ्लिक्शन भी आ गया, अब ये ब्लैक मैजिक राहु से आता है। राहु इसका कारक है, राक्षस जो है राहु है, मंत्र उच्चारण राहु यहाँ से आएगा, चंद्रमा के साथ जब मिला होगा उसका ऑरा वीक करेगा। ऐसे पर्सन्स को बड़ी जल्दी ये एंटिटीज पकड़ लेती हैं, क्योंकि किसी की बॉडी के अंदर एंटर करके उसकी सोल को साइड पे करके उस जगह, वहां पे जगह बनाना और वहां पे जाके उसके ऑरा को टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, इसके लिए उसका ऑरा वीक होना जरूरी है। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग जो जिनका ऑरा वीक होता है वो एक्टिव टारगेट बनते हैं, वो टारगेट इजी टारगेट है, इजी टारगेट बोलते हैं। और जैसे ब्लैक मैजिक कोई देश विदेश में रह रहा है, कोई दूर दूर रह रहा है, बहुत दूर, उस पर भी कर सकते हैं लोग? देखिए ऐसा करने की पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से 10 करोड़ में एक होगी कि आप यहाँ बैठे बैठे किसी को नुकसान पहुंचा सको। उसके लिए आपको भी बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत सिद्धियां लेनी पड़ेंगी। इतने हाई लेवल का मुझे लगता नहीं कि कोई आजकल पॉसिबल है। तो इजी क्या है कि उस पर्सन का कुछ ना कुछ यूज किया हुआ कपड़ा, उसका कुछ ना कुछ खाया हुआ जूठा कुछ ऐसा, या उसकी बॉडी का कुछ पार्ट, जैसे बाल हो गए आपके, जब भी कभी आपको लगे कि आपके बाल काट लिए हैं किसी ने, एग्जैक्टली समझ जाओ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोई इंटेंशन रखता है, उसने ही किया है। आपके कपड़े कहीं से गायब हो गए, स्पेशली आपके अंडरगारमेंट्स जो हैं, अगर ये गायब होते हैं और वो भी स्पेशली बिना धुले हुए, तो श्योर है कि कोई ना कोई इसको अपने उस ब्लैक मैजिक के लिए यूज करने वाला है। स्पेशली बाल काटे, कपड़े कट गए, कई बार आप देखते हैं ना कपड़े कटे हुए होते हैं, बच्चों के काट के ले जाते हैं। लोग इतने खराब हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते, छोटे छोटे बच्चों पे कर देते हैं। जैसे आप कपड़ों और बालों की बात करते हैं, बॉडी पार्ट, नेल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए होता है ना एक्चुअली हमारा। या एग्जैक्टली साइंटिफिकली जिसमें डीएनए है और ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो उनके लिए इजी हो जाता है उसको करना। इजी हो जाता है। देखो मैं आपको समझा रहा था, पहले हम लाल किताब की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि डॉग की एनर्जी को केतु की एनर्जी से मैंने लिंक करके बताया था कि जब आप उस कुत्ते को डेली, उस डॉग को कुछ आप फीड करने के लिए खाना देते रहते हो, तो होता क्या है कि धीरे धीरे वो कनेक्ट हो जाता है आपके साथ। ये भी एक तरह का मैजिक ही है, मैजिकल टूल है। आपने उसको कुछ खाने के लिए दिया, अब वो रोज आपके साथ आना शुरू हो गया, उसने अपनी एनर्जी को आपके साथ कनेक्ट किया। अब आपके अंदर जो केतु की वीक एनर्जी थी उसको उस डॉग ने आके बैलेंस आउट कर दिया, बैलेंस कर दिया। आपकी उस एनर्जी को उसने अप करना शुरू कर दिया, आपके काम बनने शुरू हो गए। केतु जो है कुंडली को चलाने वाला ग्रह बोला जाता है। पैर हैं आपकी कुंडली के, पैर केतु हैं, वैसे भी पैर केतु ही होते हैं। तो आपकी कुंडली चलनी शुरू होगी, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो गए। तो ये भी एक तरह का मैजिक है, लेकिन ये व्हाइट मैजिक बोल दो इसको, आप कुछ भी बोल दो, रेमेडी बोल दो। लेकिन जो ब्लैक मैजिक है ये कुदरत के कानून के साथ या कुदरत की जो बनाई हुई चीजें हैं उसके साथ खिलवाड़ करना, उसको चेंज करना, उसको ऑल्टर करने के बराबर है। तो ये बहुत खराब चीज है, नहीं होनी चाहिए। जैसे अकाल मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं, कोई ऐसा इंसान था जो काफ़ी सालों से बीमार था, कैंसर से पीड़ित था, उस 10-12 साल पहले उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। वो लोग कई जैसे पंडितों के पास गए, किसने बोला कि तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, किसने बोला, फिर किसी वो तांत्रिक के पास गए, उसने बोला कि मैं इसकी ज़िंदगी को बढ़ा दूंगा। पर आपको क्या लगता है कि ये जो बातें हैं, अकाल मृत्यु जब बोल दिया, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, अटल है, तो वहाँ पे ये सब क्या रोल प्ले करते हैं? जी देखो, अगर कोई बहुत बीमार है तो वो सबसे इजी टारगेट है ऐसे लोगों का।
वो बंदा अपने को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, तो आपको 100 में से 99 तो फ्रॉड मिलेंगे, जो सिर्फ पैसा लेने के लिए आएंगे। उनको पता है कि इस बंदे को कुछ भी बोल देंगे तो ये तो मान ही जाएगा, मरता बंदा कुछ भी करेगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि अगर ऐसा कुछ उस बंदे के साथ कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि हाँ भी ऐसा उसको ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ करके कि इसकी उम्र बढ़ा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी पर्सन की ब्लैक मैजिक से उम्र बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नेगेटिव एंटिटीज हैं। जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो एक तरह का कैंसर ही है आपके अंदर। तो एक तो ऑलरेडी कैंसर है, उसके ऊपर आपने एक और कैंसर डाल दिया तो वो और जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगा। एक डिटीरियोरेटेड बॉडी में एक और डिटीरियोरेटेड चीज डाल दी, वो फटाफट से डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो आपके अगर आपने 1 साल जीना था तो वो 4 महीने रह जाएगा, 2 महीने में ही बंदे का जो है राम नाम सब एक बंदे के अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है, आप उसको और नेगेटिविटी दे रहे हो, ये तो फिर कुछ और ही कम आउट होगा ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने भी एक स्टोन डाला है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का ये फिरोजा है जी। क्योंकि आपने डाला है, मैंने एक बॉलीवुड एक्टर के भी डाला देखा है, सलमान खान जी जी जी। हाँ जी, सलमान खान जी के मैंने देखा, वो बचपन से शायद टीनेजर्स थे तब से डाल के घूम रहे हैं। जी जी जी। इसका कोई रीजन है, इसका कोई महत्व है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये ना टर्कॉइज इसको बोलते हैं, फिरोजा बोलते हैं, ईरानी फिरोजा जो है। बेसिकली ये एक स्टोन है जो पॉजिटिविटी का स्टोन है। ओके। तो ये जब आप पहनते हो, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट्स को ये बहुत सूट करता है, एस्ट्रोलॉजर्स को ये बहुत सूट करता है, आपके प्रोफेशन में ये बहुत सूट करता है। इससे होता क्या है कि आप एक पॉजिटिव ऑरा में आ जाते हो, और अगर कोई नेगेटिव चीज आपके पास आने की कोशिश करती है तो ये टूट जाएगा। तो सलमान खान भी अगर आप देखें तो कम से कम वो 7-8 बार टूट चुका है उसका, विदाउट डूइंग एनीथिंग, अपने आप से क्रैक आ जाएगा, टूट जाता है। तो ये एक अच्छी निशानी, जब आप ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर रहे थे, तो अगर आपने ये पहना हुआ है और ब्लैक मैजिक किया गया है तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो आप यूल कम टू नो। और दूसरी चीज क्या है, उसका असर रिवर्स हो जाएगा, तो आप नया बना के पहन लो फिर से। तो ये आपके जुपिटर, आपके वीनस और आपके सैटर्न, ये तीनों ग्रहों को पॉजिटिव कर देता है, अच्छा कर देता है। जैसे आपने बोला कि अभी आप फिरोजा डाल के बैठे हो, ठीक है, कुंडली के अनुसार सबके अलग अलग स्टोन होते हैं? जी, सबके अलग अलग स्टोन होते हैं। नॉर्मली फिरोजा सबको सूट कर जाता है ना। जिस भी पर्सन का काम बातें करना है, या हीलिंग का काम है, या एनर्जी एक्सचेंज का काम है, और उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैंने इसको इसलिए नहीं पहना कि सलमान खान ने भी पहना है या ये कोई सेलिब्रिटी पहनता है, मैंने इसलिए पहना है कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हुआ हूँ और उस पर्सन के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे नहीं आना चाहिए। सो दैट्स जस्ट अ लॉक, कि मैंने अपनी एनर्जी को लॉक कर लिया। अब ये पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ ही लॉक है, कोई इसके में एंटर नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो मेरे को इंडिकेशन आ जाएगी कि कोई कुछ कर रहा है। हाउ यू गेट इंडिकेशन? ये टूट जाएगा। तो ये एक्चुअली ये प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन है। जब आप किसी को स्टोन के बारे में बताते हो, आप पहले उनका होरोस्कोप देखते प्रॉपर्ली? बिल्कुल जी। क्या चीज आपको चलेगी, क्या डालेंगे? हाँ जी। अब जैसे किसी का शनि खराब है और उसको आपने नीलम पहना दिया, तो वो तो बेचारा मर ही जाएगा उल्टा, उसको तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये भी होता है। अब किसी का शनि बहुत अच्छा है, उसको आपने स्टोन पहना दिया नीलम का, वो फर्श से अर्श पे चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। और वैसे भी शनि अच्छा है तो वो लोग भी हॉरोस्कोप दिखाने नहीं आते। जिसका शनि अच्छा है वो मेहनती होता है, तो हार्डवर्क करना वैसे ही, जैसे मैंने बोला कि शनि को ठीक रखता है, मंगल को ठीक रखता है। और स्टोन एक्चुअली आपके ऑरा और अपनी एनर्जी को हील करते हैं, या बिल्कुल करते हैं। अगर किसी की एनर्जी में कुछ है, कोई ग्रह आपको बहुत तंग कर रहा है, कहते हो ना हॉरोस्कोप में, पर अगर आप स्टोन डाल दो, इट्स लाइक रेमेडी, वो आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो यू नो कि आपको पता है आपको कहाँ कमी है, तो ये हेल्प करता है। बिल्कुल। ये फिरोजा जो है ये कोई भी पहन सकता है, कोई पहन सकता है, विदाउट मैं भी पहन सकती हूँ, कोई भी पहन सकता है। कोई पहनेंगे इसको तो आपको बहुत 2-4 दिन के अंदर ही आपको ना एकदम से, और आपका बड़ा अच्छा हो जाता है, आपको बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, हैप्पी रहते हो। तो चलो मैं भी ट्राई करती फिर ये वाला। जी जी जरूर। एक बार जैसे आपने हमारे साथ बहुत कुछ डिस्कस किया ग्रहों के बारे में, इसकी कोई सिंपल स्टोरी है जो जब आप बताओ लोगों को उनका आसानी से समझ आ जाए? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल स्टोरी करके इसको बना के आपको बताता हूँ। देखो क्या है, सूर्य जो है ना वो राजा है, आपको ऐसे याद भी रहेगा। सूर्य राजा है, चंद्रमा उस राजा की रानी है। अब ये राजा रानी इकट्ठे हो गए। अब चंद्रमा और सूर्य ये दोनों राजा रानी हैं। अब इनका क्या है, एक राजकुमार भी है, वो बुध है, बच्चा है। तो आपको याद रहेगा कि बुध बच्चा है, चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है। अब राजा का काम, राजा वाली सारी आदतें आएंगी। चंद्रमा इमोशनल, रानी है, बुध बच्चा है, तो इधर उधर कहीं भी निकल सकता है वो, है ना। अब इसके पास ये राजा का एक राजपाट तैयार हो गया। अब इसको सलाह देने के लिए एक सलाहकार चाहिए, वो जुपिटर आ जाएगा।
ओके तो बृहस्पति क्या है, इस राजा के दरबार में ऐसा पर्सन जो सबसे ज्यादा समझदार है, राजा भी उससे सलाह लेके काम करेगा। तो जुपिटर वो आ गया प्रधानमंत्री। ओके अब यहाँ पे अगर राजा है तो इसको फौज भी चाहिए, तो इसका जो फौजी है, जो इसका कमांडर है, वो कौन है? मंगल। मंगल। तो मंगल यहाँ पे इस राजा की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर है और उसका सेनापति है। अब यहाँ पे क्या है, इस राजा के पास जो वैभव है, पैसा है, लग्जरी है, उस लग्जरी को क्या बोलेंगे? शुक्र। शुक्र। इसका जो खजाना है ना, उस खजाने को बोलेंगे शुक्र, वीनस। तो वीनस इस राजा का राजपाट, इसकी लग्जरी है। ओके अब शनि क्या आ जाएगा, इस राजा का जो दरबार है उसके अंदर काम करने वाले सारे लोग, इसके नीचे काम करने वाले सारे लोग, वो शनि है, ये सारे शनि में आ जाएंगे। ठीक है, हमने सूर्य कवर कर लिया, चंद्रमा कवर कर लिया, मंगल कवर कर लिया, बुध कवर कर लिया, बृहस्पति कवर कर लिया, शुक्र भी कवर कर लिया, शनि भी कवर कर लिया। अब राहु केतु क्या है, ये कुछ इसको साइड पे रखते हैं अभी फिलहाल। तो एक 7 प्लैनेट्स की स्टोरी पूरी हो गई। अब सूर्य किसी पर्सन का अच्छा है तो वो बंदा अथॉरिटेटिव होगा, राजा जैसा होगा, सबका ध्यान रखने वाला होगा, विष्णु भगवान की तरह सबका ध्यान रखेगा, हर किसी को खिलानेगा और उसके बाद खाएगा। और जिसका सूर्य अच्छा होगा उसको, जो राजा है, राजा को टैक्स लगता है ना, वो टैक्स लगाते हैं, लोगों से टैक्स वसूल करते हैं। तो जिस पर्सन का सूर्य अच्छा है उसको अपने आप लोग आके गिफ्ट देते जाएंगे। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको गिफ्ट बहुत मिलेंगे, बहुत गिफ्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि आपका सूर्य अच्छा है, आप राजा हो, आपको लोग आके कर दे के जाएंगे, दुगना लगान दे के जाएंगे। ठीक है, अब भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब किसी का चंद्रमा अच्छा है तो वो पर्सन बहुत बहुत इमोशनल होगा, क्योंकि आपको याद आ गया कि ये रानी है। तो रानी मतलब वो बंदा बहुत इमोशनल होगा, जरा सी बात पे रोना शुरू कर देगा, मूवी देखते देखते इमोशनल हो जाएगा। इस पर्सन को हर कोई बेवकूफ बना के चला जाएगा, क्योंकि बेचारा बहुत इमोशनल है। अब तीसरा आ गया मंगल, अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव है, जहां जाएगा फटाफट से लड़ाई करने बैठ जाएगा, फटाफट से बोलना शुरू कर देगा। देखो एंगर इशू, गुस्सा सूर्य में भी है, उसका गुस्सा अथॉरिटेटिव है, वो एक बार बोल देगा दोबारा नहीं बोलेगा। मंगल लड़ने बैठ जाएगा, लड़वाएगा, काम करके ही छोड़ेगा। अब बृहस्पति है, वो शांत स्वभाव वाला प्रधानमंत्री है, उसका काम है आराम से बैठो, सोचो समझो तो जवाब दो। अब वो क्या करेगा, बिल्कुल सारे, इधर से सुनेगा सारी बात, इधर से सुनेगा सारी बात, सारी बातों का निचोड़ निकालेगा, तब एक अपना कंक्लूजन देगा और वो बेस्ट होगा। तो ये एक्चुअली पर्सनालिटी को डिफाइन भी करते हैं। हाँ, अब शनि वाला भी जनता है, शनि क्या है बेचारे, जनता सारी शनि है, तो मेहनत करते रहेंगे, बहुत मेहनती होगा शनि वाला, मतलब उसको रिजल्ट आए ना आए वो मेहनत करता ही रहेगा। दीवार को धक्का लगाने को बोल दो वो लगाता रहेगा, उसको मतलब नहीं कोई काम हो नहीं हो, वो बस मेहनत करने के लिए जहाँ बनाए मेहनत करता जाएगा। शुक्र है, वो लोग सारे जितने फिल्म स्टार्स हैं आप देखो शुक्र में हैं, उनका कुछ नहीं पता, वो एंजॉय करने आए हैं दुनिया पे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, खुश रहेंगे। तो आपको जिनका शुक्र होता है वो फिल्म स्टार्स ही होते हैं मोस्टली? नहीं, फिल्म स्टार्स नहीं, हमेशा खुश रहते हैं वो। खुश रहते हैं। फिल्म स्टार का मतलब क्या है कि ये बंदा देखने में बहुत अच्छा लगे, है ना, बात करने में बहुत अच्छा हो, इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो, लोग इसके साथ कनेक्ट कर पाए, इसको एक्टिंग आती हो, वो सारे शुक्र के काम है। तो शुक्र जिनका अच्छा होगा वो, उनके पास वैसे ही किसी चीज की कमी नहीं होती। अब राहु पे आते हैं, ये सारे के सारे, अब बुध रह गया। अब बुध का क्या है, अगर बुध होगा तो बच्चों जैसा बंदा, दिमाग बहुत तेज। अब बुध हंसने वाला, खेलने वाला, चुटकुले सुनाने वाला, कपिल शर्मा अच्छा बुध है। तो बुध से ही आएगा, बिजनेस आएगा बुध से, जिसका बुध अच्छा होगा वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा होगा, इधर से बात इधर पकड़ेगा, पैसा कमा लेगा, वो पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव। हाँ, अब ये राहु क्या है, ये सारे के सारे 7 प्लैनेट्स को आप इकट्ठा कर दो, इनका क्रक्स निकाल दो, वो आपकी सोच बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को बनाएगा, आपकी सोच को। वो सोच जो है वो राहु है, और वो सोच करेगी क्या, वो केतु है, रिजल्ट केतु से आएगा। तो ये 9 के 9 प्लैनेट्स को हमने एक स्टोरी में याद कर लिया। अगर कोई भी इसको याद कर लेगा तो मेरे ख्याल से अब सारी एस्ट्रोलॉजी इसमें कवर हो गई है। किसका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, आप देख लो, ये बंदा कैसा है तो उसका वो प्लैनेट, इसका मतलब अच्छा है, और वो प्राइम उसकी बॉडी, मतलब उसकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस प्राइम है उस प्लैनेट की। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैंने कभी भी नहीं कहीं सुना हर एक ग्रह के बारे में इतने सिंपल वे में, और इससे पता लगा कि हर एक बंदे की पर्सनालिटी ग्रहों के ऊपर ही होती है। अगर ग्रह अच्छे हो तो तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होती है, अगर ग्रह बुरे हो, सही ऊपर नीचे हो, तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि डिप्रेशन, अगर किसी का चंद्रमा खराब हो गया, डिप्रेशन, वो डिप्रेशन, चंद्रमा पे राहु आ गया, चंद्रमा पे शनि आ गया, तो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज रहती है, देखो इसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक है सूर्य का ग्रुप, एक है शनि का ग्रुप। सूर्य के ग्रुप में क्या है, सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये चारों फ्रेंड्स हैं आपस में और खुश रहते हैं, पॉजिटिव हैं ये। अब दूसरी तरफ आ जाता है शनि, शुक्र, राहु और केतु, ये 4 हैं जो नेगेटिव प्लैनेट्स मानते हैं जिनको हम, तो इनका ऑरा नेगेटिव है। तो ये सूर्य और शनि वैसे भी पिता पुत्र हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है। सूर्य के साथ 4 प्लैनेट रहते हैं, सूर्य, मंगल,
चंद्र और बृहस्पति, और यहाँ पे आगे शुक्र शनि राहु केतु 4 आ गए। अब बुध बच गया। बुध क्या है? बच्चा है। जो इसकी उंगली पकड़ के ले जाएगा वो ले जाएगा। तो मतलब बुध जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाएगा वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, वो बुरे के साथ बैठ गया तो इतना बुरा हो जाएगा कि हैकर बन जाएगा। अब सपोज बुध क्या है? इंटेलिजेंट है, अगर राहु के साथ चला गया तो ऐसा पर्सन हैकर हो जाएगा, वो हैक करता रहेगा वेबसाइट्स को। और वही बुध अगर सूर्य के साथ चला गया, अच्छे प्लेनेट के साथ चला गया, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। कहते हैं ना कंपनी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है बुध को सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों को कंपनी का सबसे ज्यादा वो पड़ता है। जो आज के लोगों की जिंदगी में होता है कि गलत संगत पड़े, गलत बन गए, अच्छे संग में अच्छे बन गए। बिल्कुल। ये भी जैसे कृष्ण भगवान का एक है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ठीक है? फल मैं दूंगा। हाँ, फल मैं दूंगा। ये एक श्लोक हमने बचपन से सुना है। जैसे मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, तो मेरी दादी यही बताती थी। पर जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं, कुंडली देखते हैं, अगर हम किसी को अपना टाइम बताते हैं, बर्थ टाइम, बर्थ डेट, एवरीथिंग, पर उसके अंदर वो सब एक्सप्लेन होता है कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा। इट्स लाइक ए प्रॉपर प्रेडिक्शन। बिल्कुल प्रेडिक्शन होती है। फिर इसमें कर्म और ग्रह कैसे काम करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें ना क्या है कि आपका जो हॉरोस्कोप है ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे व्यक्ति बनोगे, कैसे पर्सन बनोगे, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लोगे, है ना? क्योंकि राहु आपकी सोच बनेगा, आपके प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे कि आपकी सोच कैसी है। वो 7 के 7 प्लैनेट मिलकर आपकी सोच बनाएंगे। सोच राहु है, राहु से काम करेंगे, केतु से रिजल्ट आएगा। आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे प्लैनेट्स का रोल क्या है? वो सारे के सारे प्लैनेट्स, अगर उसमें कुछ खराबी है किसी प्लैनेट में, तो वो राहु को खराब कर देंगे, आपकी सोच को खराब कर देंगे। हम क्या करते हैं? उन प्लैनेट्स को ठीक कर देते हैं, रेमेडी करके उनको अच्छा कर लेते हैं। अब उन अच्छे प्लैनेट्स के साथ आपकी सोच अच्छी हो गई। अब ये सोच प्रोग्रेसिव हो गई, जो पहले की डाउन जा रही थी, अब ये प्रोग्रेसिव सोच होगी। अभी आपकी लाइफ को वो सारे डिसीजन आप लेना शुरू करोगे, वो सारे आप काम करना शुरू करोगे जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। तो रेमेडी करने से ये होता है कि आपके प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं। प्लैनेट्स के साथ आपका सोच यानी राहु चेंज हो जाता है, राहु से केतु यानी इंप्लीमेंटेशन चेंज हो जाती है। आपकी कुंडली जो है एक पॉजिटिव वे में एक आगे निकल जाते हैं आप बहुत ज्यादा। एक्चुअली रेमेडी एक्चुअली आपके ग्रह को शांत करती है, एक तरह का। शांत नहीं, ग्रहों को बैलेंस कर देती है, जिसकी जो एनर्जी। अब देखो राहु क्या है? पुलिस वाला। एक शहर जिसमें पुलिस वाला नहीं है, उस शहर का आप सोच सकते हो कितना बुरा हाल हो सकता है। ये तो है। और अगर पुलिस वाला करप्ट है तो क्या हाल हो सकता है? ये भी है। ये भी है। अब हम ये कहें कि हमें राहु की जरूरत ही नहीं है, राहु को निकाल दो यहाँ से, पुलिस चौकी बंद कर दो, तो सभी लोग राहु बन जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का नुकसान करना शुरू कर देंगे, चोरियां चकारी बढ़ जाएगी। तो हर प्लैनेट की अपनी एक विशेषता है। राहु भी हमें उतना ही चाहिए जितना बृहस्पति चाहिए। और इनफैक्ट राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, इसको हम देखो गुरु चांडाल योग बोलते हैं। राहु बृहस्पति अगर इकट्ठे हो जाएं तो ज्योतिष में कहते हैं गुरु चांडाल योग। चांडाल मतलब चांडाल जो शमशान घाट में बैठा हुआ है, और गुरु मतलब साधु। अब साधु और चांडाल का आपस में कोई काम नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है। कलयुग जो है अभी राहु का ही ड्रिवन है, हम राहु की एरा में ही हैं इस टाइम पे। और कलयुग में गुरु राहु वाले व्यक्ति जो हैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में नई नई रिसर्चेस करते रहते हैं। तो राहु रिसर्च का भी कारक है। वो ऐसी चीज ढूंढ के लेके आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगी, और मतलब ऐसा कुछ नया ढूंढ के ले आएंगे जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रिसर्चर जैसे कोविड, हम कह सकते हैं कोविड की मेडिसिन जिन्होंने रिसर्च, तो किसी गुरु राहु वाले ने निकाली होगी। तो आप ये बोल सकते हैं क्योंकि उनके ग्रह ऐसे थे तभी वो इतनी बड़ी डीप रिसर्च कर पाए। बिल्कुल, ह्यूमैनिटी की इतनी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी उन्होंने, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म कर दी। आजकल मैं बहुत सारे लड़कों को देख रही हूँ, वो भी उनके भी एयर पिट्स किए हुए हैं, उन्होंने कानों बालियां डाली हुई हैं। ये भी कोई ये भी कोई ज्योतिष का है या वैसे लोग फैशन है? देखो कान बनाना जो है ना, ये आप कान आपके केतु हैं, ये केतु है आपका। जब आप कान में सोना डाल लेते हो ना, तो बृहस्पति और केतु को इकट्ठा कर लेते हो, यानी गुरु को चेला दे देते हो, चेले को गुरु मिल जाता है। तो आपकी कुंडली में केतु, मैंने आपको बताया था, इंप्लीमेंटेशन है। आपकी केतु का मतलब है कि आप कैसा काम करोगे लाइफ में, क्या बनोगे। अब उसको एक गाइडेंस मिल गई, बृहस्पति जुपिटर की गाइडेंस उस केतु को मिल गई। वो चेला जो आराम से बैठा था, जिसको कुछ नहीं पता, उसको गुरु मिल गया। तो कान में यानी केतु में बृहस्पति यानी सोना पहनने से गुरु को, हमने उस गुरु को चेले को दे दिया कि इसका ध्यान रखो जी, इस कुंडली को आप अच्छे से चलाओ, ये मतलब है। लेकिन अगर आपने कान में डायमंड पहन लिया, अब केतु को शुक्र मिल गया, अब वो भोग विलास की तरफ निकल जाएगा, अब वो गर्लफ्रेंड्स बनाना शुरू कर देगा, अब वो इस तरफ चल पड़ेगा। तो बृहस्पति केतु जब आएगा तो कुछ और होगा, शुक्र केतु जब आएगा तो कुछ और होगा। अब चांदी डाल ली अगर यहाँ पे, तो चंद्र केतु इकट्ठे हो गए, अब ये डिप्रेशन हो जाएगा। तो बात देखो, एक छोटी सी बात है कि कान में कुछ पहनना हुआ है, पर सोना पहनना है तो प्रोग्रेसिव लाइफ, चांदी पहननी है तो डिप्रेशन वाली लाइफ, और अगर आपने डायमंड पहना हुआ है तो अय्याशी वाली लाइफ। एक्चुअली ये बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने आज तक किसी के मुंह से ये बातें नहीं सुनी, क्योंकि ये छोटी सी बातें हैं। मैं देखती हूँ लड़कों ने आजकल ये पिट्स कराए हैं,
अलग अलग तरह की चीजें डाली हुई हैं, तो जी, जी, ये मुझे भी नहीं पता था क्यों डालें। अभी किसी से पूछो इसे फैशन और ट्रेंड ऐसे बोलते हैं। जी, जी, जी। और मैंने वो मूवी देखी, उसने उसमें डाला हुआ। देखो आप हनुमान जी को देखोगे ना, हाँ जी। इतने बड़े बड़े सोने के कुंडल पहने होते हैं। हाँ जी। तो क्यों पहने हैं? केतु को बृहस्पति मिला हुआ है। Okay. उन लोगों को ये बहुत बड़ी रिसर्च का एक विषय है वैसे। अब देखो आप एक और चीज बताता हूँ आपको। जो अमेरिका है ना, यूएस बहुत आगे है रिसर्च में हमसे एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी पे वहाँ पे ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं ऑलरेडी कि वो लोग डेथ की डेट तक प्रिडिक्ट कर देते हैं इसी से, भृगुनंदी नाड़ी से। Okay. और बहुत रिसर्च हो रही है और वो लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। हम उसको भूलते जा रहे हैं, वो लोग सीरियसली ले रहे हैं। अब होगा क्या, एक दिन वो इसको रजिस्टर करवा के, पेटेंट करवा के हमारे को बता देंगे कि ये देखो जी, हम ये नया कोर्स आपके लिए शुरू कर दिया है, अब आप इसको पढ़ो तो ये ऐसे ऐसे करके चीजें होंगी। नहीं, एक्चुअली मैंने देखा है हमारे इंडिया में बहुत कुछ है, ज्योतिष विद्या, बहुत सारा कुछ है। जी, जी, और वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बहुत इजीली अच्छी तरह अडेप्ट कर रहा कर है, लेता है। क्योंकि जैसे योगी हाँ। ये चीजें अलग सी थी, पर अगर वहां बताओ मैं योगा करने जा रहा हूँ, योग करने जा रही हूँ, उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में अडेप्ट किया है। पॉजिटिव। आपको बताता हूँ एक चीज और भी है। फॉरेन में ना एक अच्छी चीज मुझे जरूर लगती है कि वो लोग अगर मेहनत करेंगे तो वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कि हाँ, अगर मेरे को इस चीज पे ट्रस्ट है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ और मैं इसको अडेप्ट कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में वो अडेप्ट कर लेंगे। वो कहेंगे मैं इतने टाइम पे ये वाली चीज पे काम करूंगा, तो वो करेंगे। तो उनमें कमिटमेंट बहुत अच्छी है। तो कमिटमेंट की वजह से वो उस चीज को बहुत अच्छे से करके बहुत आगे ले जा रहे हैं। हमारे में कमिटमेंट की थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि हमारा अपना ही ज्ञान। ये आई थिंक हर एक करियर में भी करता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी करता है, किसी भी प्रोफेशन में करता है। एग्जैक्टली। कि कमिटमेंट नहीं है, जो मर्जी तो कर फिर लो, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर और पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा फील्ड है कि इसमें आप पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको पैशन होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए। जैसे मेरे को है, अब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था शायद जब से मैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा हूँ, और मुझे आज भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता। कोई नई विद्या आती है, मेरे को एकदम से होता है कि मैं उसको ग्रैस्प कर लूँ। तो ज्ञान की प्यास है मेरे अंदर, वो प्यास बढ़ती रहती है, उसको और ज्यादा मैं भरता रहता हूँ। लेकिन लोगों की बहुत हेल्प हो जाती है उस चीज से, उतने के लिए बहुत है। लेकिन मेरा नहीं बनता, मुझे लगता है और ज्यादा नॉलेज लेनी है, और ज्यादा नॉलेज लेनी है। तो ये एक पैशन जब तक नहीं होगा तो एस्ट्रोलॉजी आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम बातें कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिसके ऊपर प्लैनेट्स का कोई भी असर नहीं होता, नॉट गुड इफेक्ट और नॉट बैड इफेक्ट। मैं मिली कई लोगों से, वो ऐसे बोलते हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लैनेट क्या करते हैं। ऐसे होते हैं लोग एक्चुअली। जी, मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर जिसको पता है वो दे देगा। इसका आंसर क्या है, देखो मैं बताता हूँ। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके ऊपर प्लैनेट्स का असर ना हो। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि इन प्लैनेट्स के असर को हम कैसे लेते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो मेडिटेशन करता है, उसने अपनी एनर्जीज को पूरा बैलेंस किया हुआ है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ जी। एक एग्जांपल है। जस्ट मैं कुछ नहीं, मेरे को बस ये है कि हाँ, एग्जांपल कोट करने की जरूरत है। एक ऐसा पर्सन है मेरी नजर में जिसने अपनी सारी की सारी एनर्जीज को बैलेंस करके रखा हुआ है। आप उस पर्सन को गालियां दे दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको राहु आगे पकड़ ले, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा लिया, या बोल दें कि अपने सारे चक्रास जो होते हैं, 7 चक्रास, इनको एक्टिवेशन में ले आए। या फिर इसको हम बोलें कि मेडिटेशन में एक ऐसी स्टेट पे आ गए जहां पे हमें खुशी और गमी में कुछ फर्क नहीं महसूस होता। अच्छाई बुराई में कुछ टेंशन नहीं। हमें कोई प्रशंसा कर दे हमारी, कोई बहुत अच्छा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई कर जाए आगे तो भी हम समान हैं। इसको बोलते हैं कि ऐसी स्टेट जिसमें आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपकी कोई तारीफ करे तो भी बहुत अच्छा, कोई 4 गालियां निकाल गया तो भी बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये एक स्टेट जो आ जाती है ना, इसमें आपको ग्रहों का असर होना कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अच्छा वो जो बोल रहे थे वो एक्चुअली सच है, ये सच्चाई है। जी। होता है ऐसे कि अगर आपकी खुद की एनर्जी एक्टिवेट हो जाए, बैलेंस हो जाए। आपने बहुत अच्छा बोला कि खुद की एनर्जी। अब देखो, एक सूर्य वो है जो बाहर से इफेक्ट डाल रहा है। एक सूर्य जो है ये यहाँ पे धड़क रहा है। जो हमारा दिल है ना, ये भी सूर्य है। इसकी धड़कन जो है वो चंद्रमा है। इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो मंगल है। तो सूर्य चंद्र मंगल इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे अंदर भी एक सूर्य है, ये वाले चक्र से यहाँ से आता है, तो अगर हमारा सूर्य अच्छा है तो हमें बाहर के सूर्य की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब डीप अंडर वाटर जहाँ पे सूर्य की रोशनी ही नहीं जाती, वहां पे भी लाइफ है। वहां पे आपने देखा होगा मछलियां इस तरह की हैं जिनकी बॉडी में से अपने आप लाइट निकल रही है। वो क्यों लाइट निकल रही है? उनका अपना सूर्य क्रिएट हो गया। उनको बाहर के सूर्य की जरूरत नहीं है, अपना ही उन्होंने एक इकोसिस्टम बना लिया। उनका अपना सूर्य काम कर रहा है, तो वो ग्लो दे रहा है, लाइट दे रहा है। तो यहाँ से एक ऐसा पर्सन जिसने अपने सूर्य को जागृत कर लिया, अब उसको उस सूर्य की जरूरत नहीं है और ना ही उस बाहर के सूर्य का उसके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ेगा। हाँ,
पॉसिबल है कि आपके ऊपर ग्रहों का असर ना हो, लेकिन रेयर है, बहुत रेयर है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या बोलते हैं कि अपनी एनर्जीज के थ्रू आप बहुत सारी चीजें लाइफ में देख सकते हो। जी, जैसे इमोशनली डी अटैचमेंट भी कर सकते हो। जी बिल्कुल। और जैसे हमारे में बोलते हैं प्लैनेट वर्क्स, पर उनमें बोलते हैं कि एनर्जी वर्क्स। जैसे कहते हैं ना कि जब मून फुल हो जाता है दे फील वेरी पॉजिटिव, जब वो घटने लग जाता है उनका बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, उनके इमोशन इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। नहीं, यहाँ मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। जो मून है ना, मून जब फुल मून होता है ना, उस टाइम पे जिसका मून खराब होगा उसको बहुत तकलीफ होगी। ओके। आप देखो जब फुल मून होता है ना, तो उस टाइम पे जितने भी यहाँ पे थोड़ा वर्ड एक गलत आ जाता है, पागल खाना बोल देते हैं जहाँ पे, या जहाँ पे मैड लोगों को रखा जाता है, या जहाँ पे जिनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है उनको रखा जाता है, वहाँ पे वो सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं जिस टाइम पे फुल मून होता है। रीजन क्या है कि वो लोगों का इतना ज्यादा दिमाग जो है चलना शुरू हो जाता है और वो ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, खुद को हार्म भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा जब बहुत स्ट्रांग होगा, ऊपर वाला मतलब जो हमारे आकाश में चंद्रमा है बहुत स्ट्रांग होगा, तो आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब वो नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्ट्रांग हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसे ही वो स्ट्रांग होगा आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका मेंटल पीस ठीक नहीं है तो वो उस टाइम पे पागल और ज्यादा पागल हो जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली अभी जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे उसमें जो चंद्रमा एक्चुअली रिप्रेजेंट इमोशंस, आपका माइंड। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सेम ही थ्योरी है, पर थोड़ी डिफरेंट है। हमारे हमारा देखो निकला तो सब यहीं से ही है, निकला यहीं से, पर उनकी थ्योरी अलग है। कुछ ट्विक किया उन्होंने उसमें। सर, जब आप कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, होरोस्कोप के बारे में बात कर रहे थे, अगर किसी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, अगर उनको अपने बारे में कुछ जानना हो, वो कैसे जानेंगे? वो नेट पे भी सर्च नहीं कर सकते, तो आप उनकी कैसे हेल्प करते हो? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें इन्फॉर्मेशन जो है हमें क्या चाहिए होती है, उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीजें चाहिए होती हैं। अब किसी के पास तीनों है तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो जाएगी। अब सपोज उसके पास टाइम नहीं है, अब डेट ऑफ बर्थ उसके पास है, टाइम नहीं है, तो अब इसके ऊपर भृगुनंदी नाड़ी एक विद्या है जिससे इसको हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, पूरा का पूरा इसको लाइफ में पूरी हेल्प कर सकते हैं। अब किसी के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो टाइम तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो ऐसे पर्सन के लिए एक हमारे पास टूल होता है, उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली, होरारी चार्ट। इसमें क्या है कि जिस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम की हम एक कुंडली बना लेते हैं। तो उस कुंडली से आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है, इधर यस और नो, या फिर इस टाइम पे अगर कोई पर्सन मिसिंग हो गया है, आपने उसका क्वेश्चन पूछा है, तो वो कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, कहाँ छुपा हुआ है, मिलेगा नहीं मिलेगा, जिंदा है मर गया, इसको कोई बहुत दूर ले गया है या पास ही है, कोई चीज गुम हो गई है, सोना गुम गया, कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में जा सकता है, घर के किसी बंदे ने लिया है, लेडी है, मेल है, फीमेल है, घर की आपके कोई काम करने आता है उसने ले लिया है, या आपके घर में से किसी ने ले लिया है, या वो ऐसे कहीं आप रख के भूल गए हो, वो सोना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उस प्रश्न कुंडली से दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी लाइफ में, जैसे आप आए, आपने क्वेश्चन पूछा, जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, आपने पूछा होना चाहिए, उस टाइम की कुंडली बना के उसका आंसर दिया जा सकता है। हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चली इसके बारे में, आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। बस मेरे मन में एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। जैसे वास्तुशास्त्र के बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस सिंपल सी चीज, जैसे मंदिर, घर के अंदर छोटा मंदिर बनाते हैं, आप छोटा सा कोई मूर्ति स्टैब्लिश कर देते हो, रख देते हो पूजा पाठ के लिए, आप जो जाना चाहते हो, क्योंकि आप भी चाहते हैं घर में एक पॉजिटिव और आए। बिल्कुल। पर वास्तुशास्त्र पहले जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप को कभी नहीं पता था कि ये मंदिर एक पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे जगह बन गई वहाँ रख दिया, क्योंकि एक छोटा सा पूजा घर होता था, वहाँ पे मंदिर बना लिया, वहीं पूजा पाठ हुई, जोत जली, माता नवरात्र आए, दिवाली, वहीं पे पूजा हुई सुबह शाम। पर अभी मैंने रिसेंटली जब देखा कि आजकल लोग वास्तु शास्त्र वालों से पूछकर ही मंदिर रखते हैं, और एक बोलते हैं कि मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है? जी मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ना, देखो वास्तु क्या है, वास्तु सारा काम करता है अर्थ की रोटेशन के ऊपर। अब ये अर्थ इस तरफ ना घूम के इस तरफ घूम रही होती, उल्टा घूम रही होती, तो सारा का सारा वास्तुशास्त्र उल्टा हो जाता। हाँ जी। ये है कि धरती ऐसे घूम रही है, आपकी धरती जो घूम रही है उसका हवा का बैलेंस किस तरह से बन रहा है, उसमें एनर्जी सेंटर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, लाइट किस तरह से किस तरफ को जाएगी। तो इन सारी चीजों को साइंटिफिकली जब हमारे ऋषि मुनियों ने स्टडी किया तो उन्होंने एक वास्तुशास्त्र क्रिएट किया। वास्तुशास्त्र क्या है, जैसे ही आप एक खाली प्लॉट है जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है,
वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही वहां दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं तो 3 दीवारें 4 दीवारें खड़ी कर दी, हाँ जी। अब ये एक सेपरेट आइडेंटिटी हो गई। अब खाली जगह से ये एक वास्तु पुरुष, इसको बोलते हैं वास्तु पुरुष। Okay. तो ये एक घर आपका एक खड़ा हो गया, ये घर आपका 4 दीवारी खड़ी होगी। अब यहाँ पे रहने वाले लोगों को अर्थ की एनर्जी फ्रीली नहीं मिलेगी, जो पहले आपको फ्री ऑफ ऐसे मिल रही थी फटाफट से बड़े आराम से, अब वो नहीं मिलनी, वो मिलनी बंद हो गई है। अब उसको 4 दीवारी में आपने कवर कर दिया। अब यहाँ पे वो एनर्जी किस तरफ से एंटर कर जाए, वो हवा किस तरफ से एंटर कर जाए, वो सनलाइट किस तरफ से एंटर कर जाए, अगर वो डायरेक्शंस आपने गलत बना ली तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से वास्तु शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया, मकान को उस तरीके से बनाना जरूरी हो गया। आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा, वो था नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्यों बनाते हैं। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ये आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके। अब वो अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, धरती इस तरह से घूमती है, तो Okay. नॉर्थ ईस्ट से आपको जो है वो एनर्जी मिलती है। Okay. वो एनर्जी आपके ब्रेन में आएगी विचारों के रूप में, आपके घर में आएगी सनलाइट के रूप में, हवा के रूप में, है ना, तो पानी के रूप में। अब उस एनर्जी को अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखा जाए। आपका ब्रेन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ से विचार आएंगे, ये आपको डिसाइड करेंगे आपकी लाइफ में फ्यूचर कोर्स क्या होने वाला है। वेदर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा। ब्लूप्रिंट्स तो वहीं से बनेगा। हाँ जी। आप एक मैप बनाओगे तभी उसके ऊपर मकान खड़ा करोगे ना। कुछ भी चीज करनी है प्लानिंग करोगे, तो प्लानिंग का जो हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वो इसके हिस्से में आता है। Okay. अब नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, क्लीन रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें। Okay. इसको सबसे अच्छा साफ रखने का तरीका क्या है, वहां मंदिर बना दो। ओके। अब भगवान वहां रहेंगे तो साफ सुथरा रहेगा, भगवान वहां रहेंगे तो पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे। पानी का सोर्स नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट से पानी आएगा, नए विचार आएंगे, जल आएगा, तो आपका ओपन माइंडेड होगा, आप ओपनली हर चीज को एक्सेप्ट करोगे। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा अच्छा रखना जरूरी है, ताकि वहां पे मंदिर अगर बना देंगे तो फिर ये चीजें आराम से हो जाती हैं। ये अच्छा कंसेप्ट है, बिकॉज मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्यों बोलते इतना, और वास्तुशास्त्र हमें पता नहीं था, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में जब हम छोटे थे। और जैसे अब आपने सब कुछ इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ को बताया। एक्चुअली ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि किसी ने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इन चीज़ों को। वी ट्राई योर बेस्ट। देखिए, हम एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर में और एक वैसे कोई अगर कहीं से कुछ पढ़ा है उसने इधर उधर से इकट्ठा किया, उसमें फर्क ये होगा कि एक पढ़ा लिखा जो बंदा होगा ना, वो हमेशा साइंस को आगे रख के चलेगा, ओके। एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करेगा, ओके। लॉजिक पे लेके आएगा चीज को, तब जाके उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही कहीं से पढ़ के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही मैं चाहता हूं कि हर कोई एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह माने और उसको एक्सेप्ट करे और इसको लॉजिकली अपने अंदर लेके आए। अब मैं किसी को कोई उपाय बताता हूं ना, उसको लॉजिक साथ में बताता हूं Okay. कि भैया ये काम इसलिए किया जा रहा है, आप ऐसे करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, और एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट आता है। आई थिंक ऐसा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कोई किसी को बोल दे ये रेमेडी कर लो, पर उसका लॉजिक क्या है, बिल्कुल। वो अगर वो ना हो तो लोगों को लगता है ये बंदा तो ढूंगी है, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक ही नहीं था। आई थिंक हर एक चीज में लॉजिक मस्त होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ होल कन्वर्सेशन करते वक्त हमें बहुत सारे आंसर्स मिले। आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, आपने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, और एक एक चीज़ बताई जो बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे लोग, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज थी। और जैसे न्यूमरोलॉजी भी है हमारे इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी भी है, बहुत सारे डिफरेंट कहते होते हैं ना, वास्तुशास्त्र, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, और हर एक स्पेशल है, हर एक स्पेशलाइज है। कोई हम जब छोटे थे हमें पता हस्तरेखा के बारे में पढ़ते थे बिल बोर्ड्स पे, हमें वो भी पता वो क्या होता है, क्योंकि हमारी फैमिली नहीं थी इन चीज़ों में। जब आपसे बात करती हमें लगा कि ये नॉलेज ऐसी नॉलेज थी कि किसी को पता नहीं था। आई थिंक आप ना मुझे क्यूरियस कर रहे हो कि मुझे भी इस चीज के बारे में लर्न करना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पढ़ाता भी हूँ, मेरी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन। तो आपके पास स्टूडेंट है काफी? हाँ जी मैं पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए, सोल स्टोरीज विद प्रियंका, और इट वाज सो लवली टू हैव यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग, आपसे बातें करके ऐसा लगा कि जैसे हमें इस साइंस के बारे में पता ही नहीं था। इट वाज वेरी नॉलेजेबल। बिल्कुल जी। और आप जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? जी आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं यही बताना चाहूँगा, ये हमारा पुराना ज्ञान है, बहुत पुराना ज्ञान है, लेकिन ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये साइंटिफिक बेस्ड लॉजिकल ज्ञान है।
तो अगर आप इसको पढ़ाई करना शुरू करते हैं, इसको देखना शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ और जब से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे समझ आना शुरू हुआ कि लोगों का कोई कसूर नहीं है, हमारे हालातों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर प्लैनेट्स का है। हमारे अपने एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वो कमी कहाँ से आ रही है कि वो हमारे कुछ प्लैनेट्स वीक हैं। तो जब हम उनको ठीक कर लेते हैं तो हमारे एफर्ट्स भी सही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसको एक्सेप्ट करो, इससे पहले कि लोग जो बाहर के हैं वो इसको रिसर्च करके एक सब्जेक्ट बना के हमारे ऊपर डाल दें। इससे अच्छा है कि हम इसको, इस ज्ञान को हम अपने जो हमारे पास इतने टाइम से पढ़ा हुआ है, इसको एक बार निकाल के पढ़ें, थोड़ा सा देखें, इसको जानने की कोशिश करें। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपने पढ़ना हो तो मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी लेता हूँ, हम उसको अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं, और आपको लॉजिकल ज्ञान पता लगेगा। कहीं से भी आप लो, पर इसको पढ़ना शुरू करिए। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे, आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी, आपको मजा आएगा पढ़ के। ये मेरा वादा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी से बेटर और मतलब कुछ नहीं मिलेगा जो आपको एक लाइफ में एक बहुत अच्छा ज्ञान दे सके, जो आपको राइट पाथ दिखा सके। अब बचपन में ही आपको पता हो कि मेरे को इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके लक में वो लिखा हुआ, आपके लिए वो प्लैनेट्स ऑलरेडी काम करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना, इस तरीके से। हम आज का पॉडकास्ट यही फिनिश करते हैं। होप आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आपको और एपिसोड देखने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।